गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवेंद्र सिंह बिसेन लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज की तरफ से आप सबका आज इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। इस वेबिनार का ये जो उद्देश्य है, ये एक सीरीज चल रही है हमारे सीनियर रिसर्च टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन जी द्वारा। कप एंड हैंडल्स एक बहुत बढ़िया टेक्निकल चार्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी वो सीरीज रन कर रहे हैं और आज उस सीरीज का 4th सेशन है जिसमें वो अपने पिछले वेबिनार्स में एक्सप्लेन किए हुए सेशन को आगे कैरी अहेड करेंगे। और इस कप एंड हैंडल टेक्निकल एनालिसिस के असिस्टेंस से आप कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को और बढ़िया से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड आइडेंटिफाइज करने में, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। So without wasting much of the time in the session, I would like to request Anshul Jain to come on board. Sir, over to you. थैंक यू बिसेन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। जो पहले हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज ऑफ द मार्केट क्या है। हर एक गुड रन अप के बाद स्टॉक पॉज लेता है, थोड़ा सा ब्रीदर लेता है अपनी मोमेंटम को कैच अप करने के लिए। उसमें कंसोलिडेटिव पैटर्न्स बनते हैं और अगर आप करेक्टली इन कंसोलिडेटिव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये काफी आसान हो जाता है आपके लिए पैसा बनाना। और यही कंसोलिडेटिव पैटर्न की क्वालिटी डिसाइड करती है कि कौन सा पैटर्न आगे कंटिन्यू करेगा और कौन सा फेल हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सही तरीके से जानना काफी जरूरी है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए वीकली चार्ट्स पे भी हमने पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए थे। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इसमें भी हमने पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए थे। तो हमने डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, हिस्ट्री उसकी डिस्कस की थी कि कप एंड हैंडल पैटर्न की हिस्ट्री किस तरीके से विलियम ओनील ने इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया था जब उन्हें पिछले 100 साल के विनर्स जब स्टडी किए थे जिन्हें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए थे। 12 से 18 महीने या 2 साल के अंदर में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने वाले सारे स्टॉक्स को उन्हें स्टडी किया था और जो कॉमन डिनोमिनेटर उनमें मिला था वो कप एंड हैंडल पैटर्न था। इसके अलावा फ्लैट बेस और 2 पैटर्न और थे उनके, बट मेजरली जो पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखे थे वो कप एंड हैंडल पैटर्न थे। फिर हमने की एलिमेंट्स और बेनिफिट्स भी डिस्कस किए थे। एग्जांपल्स के द्वारा हमने देखा था ये कप एंड हैंडल पैटर्न, हमने ये डिस्कस किया था कि क्या उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके से वीकली चार्ट्स पे ये फॉर्म होता है। यहाँ हमने डिस्कस किया था फेज 3 जो स्टॉक था कैसे 2 बेस ऑन बेस पैटर्न बनाने के बाद 80 पे ब्रेकआउट दिया था और सीधा 210 तक गया था। अंबिका कॉटन हमने डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद स्टॉक जो है 1200 से डबल होता हुआ दिखा था लगभग 6-8 महीने में। उसके बाद एक्सप्रो इंडिया हमने डिस्कस किया था कि 39 रुपीज से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था और एक्सप्रो इंडिया 1600 तक जाता हुआ दिखा था लगभग इस चार्ट के खत्म होने के बाद अगले 3-4 महीने में, और ये 1600 के आसपास का पीक बनता हुआ दिखा था। समवेयर अराउंड 39 से स्टॉक ने मूव चालू की थी। पहला कप एंड हैंडल देने के बाद कंटिन्यूएशन यहाँ पे मूव बनी थी, इसके बाद एक फ्लैट बेस बना था और 1600 पे पीक आउट होता हुआ दिखा था। इसके बाद हमने वीकली चार्ट पे विष्णु केमिकल डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन से ब्रेकआउट देने के बाद 200 से सीधा स्टॉक 4 टाइम्स होता हुआ दिखा था 800 रुपए। डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि दीपक नाइट्रेट किस तरीके से 2000 ब्रेकआउट दिया था और फटाफट 1.5 से 2 महीने के अंदर ये 3000 रुपए होता हुआ दिखा था। गोकुल एग्रो, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डिलीवरी बाय कॉल भी दिया था। गोकुल एग्रो 4750 पे ब्रेकआउट दिया था और सीधा 75 होता हुआ दिखा था और अभी देखें तो 100 के ऊपर ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। टीसीआई हमने डिस्कस किया था कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट से 450 पे जब ब्रेकआउट दिया था सीधा सीधा वर्टिकल मूव देते हुए स्टॉक डबल हुआ था 825 तक जाता हुआ दिखा था। इसके बाद तांला प्लेटफॉर्म से हमने डिस्कस किया था 950 पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था और वहां से स्टॉक 1400 तक फटाफट निकलता हुआ दिखा था। इसके बाद एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 2 से 3 दिन के मूव्स के लिए प्ले करने के लिए 75 मिनट्स चार्ट हमने डिस्कस किया था। 75 मिनट्स अगेन इसलिए कि 75 मिनट्स इक्वली डे को डिवाइड कर देता है 5 पार्ट्स में। जो आवरली कैंडल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लास्ट हाफ एन आवर को वो पूरी कैंडल मान लेता है। 75 मिनट्स क्लियरली पूरे दिन को इक्वली डिवाइड कर देता है 5 पार्ट में। यहाँ पे हमने क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज डिस्कस किया था जहाँ का बनाना पैटर्न का ब्रेकआउट था। शेकआउट कैंडल के बाद ब्रेकआउट आता है तो काफी शार्प होता है, ये भी हमने इस चार्ट को डिस्कस करते समय ये मेंशन किया था। इसके बाद मयूर यूनिकोड्स हमने डिस्कस किया था कि इंटरडे चार्ट्स पे किस तरीके से बनाना पैटर्न बना था और ये हमने डिस्कस किया था कि पैटर्न्स जो है वो 75 मिनट्स पे थोड़े से नॉइजी हो सकते हैं। जैसा हमने डेली और वीकली चार्ट्स पे हमको थोड़ा सा यू शेप का कप चाहिए था, वहाँ इंटरडे चार्ट्स पे थोड़ा सा एक वी शेप का पैटर्न भी चल सकता है।
उसके बाद हमने NIIT डिस्कस किया था कि बड़ा एक कॉपी बुक आइडियल का हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था 198 के रेंज में और फटाफट से 290 होता हुआ दिखा था। इसके बाद मैक्स इंडिया में डिस्कस किया था, ब्रेकआउट हायर वॉल्यूम्स पे आया था, फिर रीटेस्ट किया था और उसके बाद गैप के साथ हायर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट देता हुआ दिखा था। फिर हमने इंटरडे ट्रेडर्स के लिए डिस्कस किया था कि 15 चार्ट पे जब फॉर्म होता है नाइका का पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो इसके बाद हमने कोठारी पेट्रो डिस्कस किया था। कोठारी पेट्रो आपको याद होगा डेली चार्ट पे फ्लैट बेस्ड पैटर्न था और इंटरडे चार्ट्स पे जो 15 मिनट्स चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। इसके बाद ये स्टॉक लगभग 120 के आसपास तक जाता हुआ देखा था। ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये स्टॉक डबल हुआ था। बालाजी अमीन्स हमने डिस्कस किया था कि BTST के तौर पे किस तरीके से 15 मिनट्स के चार्ट पे आप BTST ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टुवर्ड्स सी क्लोज ब्रेकआउट दिया था, अगले दिन सीधे गैप अप ओपनिंग में टारगेट अचीव करता हुआ दिखा था। इसके बाद हमने बायोकॉन डिस्कस किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्क्रिप्ट थी। ये हमने डिस्कस किया था कि 75 मिनट्स और 15 मिनट्स चार्ट पे वी शेप का कप भी फॉर्म होते हैं और जनरली वी शेप के ही कप फॉर्म होते हैं क्योंकि एक टाइम कंस्ट्रेन होता है और उसके बाद हैंडल फॉर्मेशन के बाद फटाफट 1 घंटे के अंदर ये टारगेट कंप्लीट करता हुआ दिखा था। अब आज के सेशन में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इक्विटी डिस्कस किया था कि इक्विटी में किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, भी आप फ्यूचर्स प्ले करें या आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स प्ले करें। तो ये अब तक जो हमारा डिस्कशन था वो इक्विटी पे था, लेकिन अब आगे जब पिछला वेबिनार हमने खत्म किया था तो उसमें काफी सारी क्वेरीज आई थी कि क्या ये पैटर्न लगभग सभी चीजों पे चलता है। तो आगे आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पैटर्न कहाँ कहाँ किस किस चीज पे कैसे कैसे चलता है। एक क्वेरी आई थी कि ये ऑप्शंस पे भी चलता है, तो ऑप्शंस पे भी चलता है। ये ऑप्शंस का 15 मिनट्स चार्ट है। अब ऑप्शंस की थोड़ी सी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शन सिंपल ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे भी हमने एक वेबिनार किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो श्रीवराई यूट्यूब चैनल पे हमारे वो वेबिनार अवेलेबल होगा। 2 ऑप्शंस पे वेबिनार हमने किया था और फर्दर आगे भी हम एक ऑप्शन पे अगला वेबिनार करेंगे। ऑप्शंस की बेसिक डिटेल्स आपको वहां मिलेगी, नहीं देखा तो एक बार उस वेबिनार को देख लीजिए। ऑप्शंस जनरली एक वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और विद टाइम वैल्यू इरोड होती रहती है। इसमें टाइम वैल्यू जो है इरोड होती रहती है, तो हम ऑप्शंस को वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो जनरली जैसे हमने प्राइस चार्ट्स में डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 30% की रैली इन 12 वीक्स चाहिए और उसके बाद कप हैंडल का कंसोलिडेटिव पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। वहीं ऑप्शंस चूंकि वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और टाइम के साथ इसकी वैल्यू इरोड होती रहती है, तो जनरली ऑप्शंस के अगर आप चार्ट देखें तो डाउन ड्रिफ्टिंग होते हैं कुछ इस तरीके के, क्योंकि टाइम के हिसाब से अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट फ्लैट भी चल रहा है एक साइडवेज फेज में तो यहाँ पे टाइम वैल्यू इरोड होती हुई आएगी। तो इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक, बट इन जनरल अगर जैसे हम डेली उस पे इक्विटी पे या इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग ट्रेड करते हैं तो उसमें हम कंटिन्यूएशन मूव की तरह देखते हैं कप एंड हैंडल को, कि एक रैली होगी, उसके बाद कंसोलिडेटिव करेक्टिव पैटर्न फॉर्म होगा, उसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन होगी और ब्रेकआउट देते हुए कंटिन्यूएशन मूव लेगा। वहीं ऑप्शंस के चार्ट में यही डिफरेंस आता है कि रैली लेने के बाद जब साइडवेज फेस में कंसोलिडेटिव पैटर्न फॉर्म होता है और प्राइसेस बहुत ज्यादा कहीं नहीं जाती हैं तो ऑप्शंस के चार्ट डाउन ड्रिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं कंसोलिडेशन में और उस वजह से ऑप्शंस की टाइम वैल्यू इरोड होना स्टार्ट होती है। तो ऑप्शंस में अब जब कप एंड हैंडल पैटर्न देखेंगे तो 100 अगर आप चार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें से लगभग 80-85 चार्ट्स जो है रिवर्सल की तरह दिखेंगे। एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एक ठीक ठाक 40-45 डिग्रीज के एंगल में फॉल आती है, उसके बाद कंसोलिडेटिव पैटर्न फॉर्म होता है, रिवर्सल। अब इस चार्ट को अगर अंडरलाइन के चार्ट पे देखेंगे तो अंडरलाइन चार्ट पे कुछ अलग तरीके का आपको चार्ट दिखेगा और ऑप्शंस के चार्ट पे कुछ अलग तरीके का चार्ट दिखेगा। अंडरलाइन कुछ इस तरीके से रैली लिया है और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज रहते हुए कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए कंटिन्यूएशन मूव दे रहा है। वहीं इस फेज में, इस पूरे फेज में चूंकि टाइम वैल्यू इरोड हो रही है तो ऑप्शंस यहाँ पे एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके फॉल हो रहा है और जब वहां पे ब्रेकआउट का हैंडल की फॉर्मेशन आ रही है तब आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी और दोनों एक साथ ब्रेकआउट करते हुए देखेंगे और अप मूव लेते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि अगर अंडरलाइंग इक्विटी हम ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स हो या डिलीवरी बेस्ड इक्विटी हो, हम जब उसको ट्रेड करते हैं तो हम पीछे से एक रैली देखते हैं, फिर कंसोलिडेटिव पैटर्न और उसको कंटिन्यूएशन मूव की तरह देखते हैं। ऑप्शंस चार्ट पे जब आप देखेंगे तो ये कुछ हद तक रिवर्सल की तरह दिखेगा। तो एक चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अंडरलाइन के चार्ट को भी कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए चलें कि वहां भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा हो।
ये जी लिमिटेड का 300 कॉल ऑप्शन है, इसमें देखिए किस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉल के बाद, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल ड्रॉ करें तो एकदम क्लीन चैनल की फॉर्मेशन है और उसके बाद ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे रिवर्सल की फॉर्मेशन हुई थी, एक कप, बेहतरीन कप फॉर्म हुआ था, एडवांस टू दी कप हायर वॉल्यूम्स पे रहा है और उसके बाद एकदम से वॉल्यूम ड्राई अप होता हुआ दिखा है जस्ट बिफोर। अगर ब्रेकआउट आप देखें तो जस्ट बिफोर ब्रेकआउट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्राइड अप वॉल्यूम है। इस जोन को अगर देखें तो एक्सट्रीमली ड्राइड अप वॉल्यूम है, और ये एक पिक्यूलियरिटी है, अगर आप इसको नोटिस कर लें कि अगर जस्ट बिफोर ब्रेकआउट इस तरीके के ड्राइड अप वॉल्यूम्स मिल जाते हैं तो ये पूरी तरीके से कंफर्म कर देता है सप्लाई थी वो ड्राई अप होती हुई दिख रही है, और अब हल्की सी भी डिमांड आएगी तो एकदम से ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखेगी, और वही होता हुआ दिखा है। जैसे ये ब्रेकआउट आया है, एक्सट्रीम हायर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, और उसके बाद मूव जो है वो काफी शार्प और क्लीन रही है। तो ये अगर एक छोटी सी चीज आप नोटिस करें, जस्ट बिफोर ब्रेकआउट वॉल्यूम्स अगर एक्सट्रीमली ड्राइड अप हो जा रहे हैं तो एक क्वेरी आती है कि मेरे पास 8 से 10 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पे सिमिलर कैपिटल पैटर्न फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, एंगल दोनों का सेम है, पीछे की रैली दोनों रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। अगर मेरे को इन 10 में से कोई टॉप 2 सेलेक्ट करना है तो उनको सेलेक्ट करने का एक पैरामीटर यही होता है कि जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट इस जोन में, जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट वॉल्यूम एक्सट्रीमली ड्राइड अप होना चाहिए। 10 चार्ट में से जिसमें भी सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राइड अप वॉल्यूम है वो चार्ट आपकी टॉप प्रायोरिटी टॉप पिक में होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद से जैसे स्टॉक चलना चालू हुआ एक वर्टिकल मूव आती हुई दिखी है। इसके बाद ये बैंक निफ्टी का 3600 का पुट ऑप्शन है, ये गैप के साथ ब्रेकआउट दिया, और जनरली आप देखें तो गैप के साथ जब भी ब्रेकआउट आता है, आई थिंक थर्सडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने गैप अप के साथ ओपनिंग दी थी प्रीवियस डे रेंज के ऊपर, तो जब भी इस तरीके की रेंज के ऊपर कैपिटल के फॉर्मेशन है और इस तरीके से गैप के साथ जब भी ब्रेकआउट देता है, टॉप प्रायोरिटी कौन सा आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए ये डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के पहले, जस्ट ब्रेकआउट के पहले एक्सट्रीमली ड्राइड अप वॉल्यूम आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, टॉप पिक में होना चाहिए। दूसरा, ब्रेकआउट की क्वालिटी अगर जज करना है तो ब्रेकआउट अगर गैप के साथ आ रहा है तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी पिक होनी चाहिए कि अगर 3 स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है जिसमें से 2 स्टॉक्स इंट्राडे ब्रेकआउट देते हुए दिखे और एक स्टॉक गैप के साथ ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है, और आप तीनों में से सिर्फ एक स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, तो हमेशा उस चीज के लिए जाइए जो गैप के साथ ओपनिंग हुई है, क्योंकि गैप ये दिखाता है कि जो प्रीवियस टाइम फ्रेम के प्लेयर्स थे जो कल तक ट्रेड करके गए थे, जो बियर्स थे, वो सरप्राइजली ऑफ गार्ड कैच हुए हैं और एकदम से उनकी पैनिक में कवरिंग आएगी। तो यहाँ से 2 तरह की फोर्सेस प्राइजेस को ऊपर ड्राइव करेंगी, एक जो शॉर्ट है उनकी शॉर्ट कवरिंग, और दूसरे फ्रेश बायर्स जो ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे कि इंट्राडे ब्रेकआउट आएगा, उनको एकदम से गैप के साथ ओपन होता हुआ देखा है, तो वो एकदम से अर्जेंसी दिखा रहे हैं बाई करने के लिए कि इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 2 तरह की प्राइजेस को ऊपर की तरफ ड्राइव करेगी, इसलिए हमेशा अगर के बाद n नंबर ऑफ ब्रेकआउट्स हैं और उसमें से कोई एक आपको टॉप प्रायोरिटी पिक करना है तो जो गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेंगे, मार्केट जब अंडरलाइंग साइडवेज किया था यहाँ पे धीरे धीरे टाइम वैल्यू इरोड होती जा रही थी और क्लीनली स्ट्रक्चर में नीचे आया है, एकदम क्लीन स्ट्रक्चर रहा है यहाँ पे नीचे आते समय। इसके बाद ब्रेकआउट दिया है एडवांस टू दी कप, ये जो एडवांस आया है यहाँ पे वॉल्यूम्स राइज होते हुए देखें, और वापस से जब ये हैंडल की फॉर्मेशन रही है तो वॉल्यूम्स क्लियरली ड्राई अप होते हुए देखें, और जस्ट बिफोर ब्रेकआउट इस कैंडल पे देखिए वॉल्यूम्स एकदम से ड्राई अप होते हुए देखें। यहाँ पे गैप के साथ जब ब्रेकआउट आया है तो एक्सट्रीमली हायर वॉल्यूम्स पे इस पूरे फेस में, अगर यहाँ से मैं लेफ्ट पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स के टाइम पे इतना हायर वॉल्यूम था, तो एक एक्सट्रीम हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक्सट्रीम हायर वॉल्यूम्स पे फॉलो थ्रू मूव भी मिला है ऊपर के लिए। यहाँ पे गैप के साथ अगर लॉन्ग किया तो 500 की जोन में, तो शाम तक ये 900 रुपये होता हुआ दिखा था। अगला बजाज फाइनेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा एक वेरिएशन है जिसको हम वीसीपी भी कहते हैं। कप एंड हैंडल में अगर एक और छोटा सा हैंडल फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके का, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, लेकिन अगर एक और छोटा सा हैंडल फॉर्म हो जाता है तो इसको वीसीपी पैटर्न कहते हैं, जो मीनर विनी ने आइडेंटिफाई किया था, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो ये यहाँ पे कप एंड हैंडल के साथ वीसीपी पैटर्न फॉर्म हुआ है, और आप देखिए यहाँ पे वीसीपी फॉर्म होने का लॉजिक ये था कि जब हम इस हैंडल के अंदर थे तो वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली हाई थे, इसलिए वॉल्यूम्स को और कुछ हद तक ड्राई अप करने के लिए एक थर्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हुआ है।
अगेन यहाँ पे गैप के साथ ब्रेकआउट है और आप देखिए 210 के आसपास गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ था और शाम तक ये 380 ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा था। तो अगेन ये दूसरा एग्जांपल है जो शो कर रहा है कि अगर इस पैटर्न से ब्रेकआउट जो है वो गैप के साथ आते हैं तो आपको इमीडिएटली गैप का लो या गैप फिलिंग का स्टॉप लॉस लेते हुए इमीडिएटली लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। पैसा आपका यहाँ से काफी अच्छा मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। ये एक चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, एडवांस टू दी कप हायर वॉल्यूम पर रहा है। हैंडल के फॉर्मेशन में वॉल्यूम ड्राई अप होता हुआ दिखा है। जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट वॉल्यूम एक्सट्रीमली ड्राई अप होता हुआ दिखा है। बट स्टॉप लॉस या चूंकि ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन अगर आपने प्रीएम्प्टिव ले लिया है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। अगेन मैं कहूंगा कि अभी ब्रेकआउट नहीं आया था इसलिए लॉन्ग नहीं बनता है, बट प्रीएम्प्टिव आपने लिया है तो पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज होती है, इस तरीके के शेकआउट्स जनरली ब्रेकआउट के बाद आते हैं, लेकिन कई बार ब्रेकआउट से पहले भी इस तरीके के शेकआउट्स आते हैं और हम हैंडल का लो तोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अगर प्रीएम्प्टिव बायर्स थे पहले तो वो बाहर हो जाते हैं अपने स्टॉप लॉसेस लेके। दूसरा, जिनकी वॉच लिस्ट में ये होता है वो ये मान के छोड़ देते हैं कि अब यहाँ का ये लो टूट गया है, पैटर्न फेल हो चुका है, और अचानक से इस तरीके का शेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट आता है। और जब भी शेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट आता है ये इक्वली उतना ही मजबूत होता है जितना ब्रेकआउट गैप के साथ होता है। तो अगर आपके पास ब्रेकआउट के पैटर्न हैं जिनमें किसी में भी गैप नहीं है तो सेकंड बेस्ट पैटर्न वो होता है जहां पे पहले शेकआउट आया है, क्योंकि शेकआउट आने की वजह से वीकर हैंड्स जो है बाहर हो जाते हैं और अपसाइड मोमेंटम में अब यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लिया था वो यहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल ऑर्डर्स लगा के बैठे हैं। यानी यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो हर लेवल पे उसको सेलिंग मीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे जिनने भी लॉन्ग किया है प्रीएम्प्टिव, या मान लेते हैं एक बार ब्रेकआउट भी आया होता, ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग किया है, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ थे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, वीकर हैंड्स बाहर हो गए, इंस्टीट्यूशंस में वीकर हैंड्स को शेकआउट किया और उसके बाद शेकआउट के बाद ब्रेकआउट दिया। देखिए ब्रेकआउट पे फिर जब सेंस ऑफ अर्जेंसी वापस आई इन लोगों में जो यहाँ स्टॉप आउट हुए थे या जो ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे थे, सेंस ऑफ अर्जेंसी आई, वो वॉल्यूम में भी देखने के लिए मिल रही है और फटाफट से 16-17 रुपए से स्टॉक 34 रुपए यानी डबल होता हुआ देखा है। तो ऑप्शंस में एक चीज बहुत ध्यान से आपको रखना है, ऑप्शंस एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जहां पे अगर आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अगर पैटर्न प्ले करें तो आपको 80 से 90% तक की रिटर्न बहुत आराम से 1 से 2 दिन में मिल सकती है। बट अगेन अगर पैटर्न वर्कआउट नहीं कर रहा है तो टाइम वैल्यू आपके स्टॉप लॉसेस काटेगी, और मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉसेस काटें, क्योंकि अगर पैटर्न ब्रेकआउट ही नहीं देता और साइडवेज ड्रिफ्ट करने लगता है तो टाइम वैल्यू इरोड होते होते वैल्यू जीरो हो सकती है। इसलिए स्ट्रिक्टली ऑप्शन प्राइसिंग पे अगर स्टॉप लॉस लगाए हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे एग्जिट कीजिए, और दोबारा ब्रेकआउट अगर आएगा तो वापस से लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अब एक क्वेरी और आई थी कि इक्विटी चार्ट्स तो ठीक है, क्या ये पैटर्न कमोडिटी चार्ट्स पे भी चलते हैं? तो आगे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कमोडिटीज में नेचुरल गैस का डेली कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें अगेन आप देखिए रैली, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि एक रैली चाहिए थी हमको, यहाँ प्रॉपरली एक क्लीन स्ट्रक्चर वाली रैली आती हुई दिखी है, जहाँ पे एक पूरे करेक्शन के बाद यहाँ हायर हाई की फॉर्मेशन होती हुई दिखी है। तो प्रॉपर एक रैली है हमारे पास, इसके बाद कंसोलिडेटिव पैटर्न फॉर्म हुआ है, हैंडल एकदम टाइट रेंज में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और हायर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अब एक डिफरेंस जो कमोडिटीज के अंदर आएगा इक्विटीज के अगेंस्ट, वो ये है कि कमोडिटीज में वॉल्यूम आपको एक्सट्रीमली ड्राई अप होता हुआ नहीं दिखेगा। वॉल्यूम को आपको रिलेटिवली कंपेयर करना होगा ड्राई अप के केस में। जिस तरीके से एकदम ड्राइड अप छोटी छोटी वॉल्यूम बार्स दिखने लगी थी हमको इक्विटी या ऑप्शंस के चार्ट पे, उस तरीके की चीजें आपको कमोडिटीज या करेंसी के चार्ट पे नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सारी चीजें ग्लोबली 24 आवर्स ट्रेड होती हैं। इंडिया में भले मार्केट बंद हो जाए तब कहीं और सवेरा होता है, वहां पे चीजें ट्रेड होती रहती हैं। तो कमोडिटीज ग्लोबली ट्रेडेड चीज है, उसमें कंसिस्टेंट वॉल्यूम बना होता है। तो रिलेटिव वॉल्यूम आपको देखना है कि रिलेटिवली वॉल्यूम कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस हैंडल फॉर्मेशन में अगर ये पूरी रैली की वॉल्यूम्स थी, अब जब कप की फॉर्मेशन आई है तो वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हुए दिखे, और हैंडल की फॉर्मेशन में अगर यहाँ से देखें तो वॉल्यूम ड्राई अप होते हुए दिखे। क्योंकि स्टैंड अलोन अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम्स हाई हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली रैली के अगेंस्ट देखेंगे तो वॉल्यूम्स क्लियरली पूरी तरीके से ड्रॉप होते हुए दिखे, और उसके बाद ब्रेकआउट ऑन हायर वॉल्यूम आता हुआ दिखा है। लगभग 220 रुपए के आसपास ब्रेकआउट था और 480 रुपए होता हुआ दिखा है शॉर्ट टर्म में। यानी एक चीज कंफर्म हो जाती है कि अगर पैटर्न क्लियरली और एक
करेक्टली आपने आइडेंटिफाई किया है। वॉल्यूम सिग्नेचर उसमें अगर कॉपी बुक आइडियल है, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स काफी आइडियल हैं, और गैप के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत तेजी से स्टॉक में एक डबल होने की पोटेंशियल होती है। अगली कमोडिटी है सिल्वर। सिल्वर में अगेन यहाँ पे एक चीज और डिफरेंस आएगी जो इक्विटीज के मुकाबले, वो है कमोडिटीज में आपको 50-50 का रेशियो मिलेगा। 50% जो पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होंगे, 50% पैटर्न आपको रिवर्सल के तौर पे देखेंगे। तो अगेन यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नेचर देखें तो इस पूरे कप की फॉर्मेशन में वॉल्यूम्स हाई रहे और हैंडल की फॉर्मेशन में वॉल्यूम्स यहाँ ड्राई अप होते हुए दिखे हैं। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो आपको राइज होते हुए दिखेंगे, लेकिन कप की फॉर्मेशन से अगर कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स लोअर साइड पे और फिर हायर वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट आया था 38,700 पे और लगभग 1.5 से 2 महीने में सिल्वर ने 52,000 का हाई बनाया था। तो अगेन कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट थोड़े से स्विफ्ट होते हैं। नेचुरल गैस में हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न देखा है, सिल्वर में हमने रिवर्सल पैटर्न देखा है। अब वापस क्रूड ऑयल पे आते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्रूड ऑयल में पीछे से एक रैली आती हुई दिखी है, उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। वॉल्यूम्स क्लियरली पीछे से आके देखें तो ड्राई अप होते हुए दिखे, और यहाँ पे एक्सट्रीम ड्राई अप वॉल्यूम था जस्ट बिफोर ब्रेकआउट, और हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट समवेयर अराउंड 4,900 था और एक महीने के अंदर ये स्टॉक 5800 का हाई बनाता हुआ दिखा है। उसके बाद ये पैटर्न यहाँ पे आइडियल स्ट्रक्चर में रीटेस्ट होता हुआ दिखा है। एक फॉलिंग वेज की पैटर्न थी और वापस से ब्रेकआउट देता हुआ दिखा है। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में कुछ समय बाद अगर रीटेस्ट होता है तो पैटर्न रीटेस्ट के लिए भी उतना ही वैलिड होता है कि रीटेस्ट के बाद जब ब्रेकआउट आए तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जिंक अगेन कंटिन्यूएशन चार्ट है। जिंक में एक रैली लेने के बाद से कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी और इनसाइड बार एक जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट अगर इनसाइड बार फॉर्म होती है तो ये अगेन वेटेज को ऐड करती है। लोअर वॉल्यूम इनसाइड बार थी, उसके बाद ब्रेकआउट आया। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद वर्टिकल मूव लेने की जगह पहले ब्रेकआउट इमीडिएटली रीटेस्ट हुआ, एक नैरो रेंज फॉर्म हुई, उसके बाद ब्रेकआउट से मूव चलना स्टार्ट हुआ। समवेयर अराउंड जो रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट लिया वो 200-203 के पास से ब्रेकआउट था और इमीडिएटली 228-229 तक के हाईज बनते हुए देखे हैं। अब अगली क्वेरी आई थी कि क्या ये करेंसी में भी फॉर्मेशन उतनी क्लीन होती है। तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट हम लेके आए। यूएसडी आईएनआर अगर देखें तो यूएसडी आईएनआर में क्लियरली एक बेसिंग पैटर्न के अंदर कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन थी और बेसिंग पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट आया 6550 ऑड लेवल्स पे, इमीडिएटली 6850 के टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे हैं। अगेन वॉल्यूम सिग्नेचर, चूंकि ये फ्यूचर्स प्रोडक्ट है और ग्लोबली ट्रेडेड प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम जो है रिलेटिवली आपको कंपेयर करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कर सकते हैं। अगला पैटर्न जीबीपी आईएनआर है। जीबीपी आईएनआर में भी देखिए एक बड़ी रैली के बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में फॉर्म हुआ था। वॉल्यूम्स यहाँ पे ड्राई अप होते हुए दिखे थे जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट। गैप के साथ ब्रेकआउट आया है, रीटेस्ट किया और उसके बाद चला है। तो आपने देखा है यूएसडीआईएनआर में मूव जो आई थी उससे रिलेटिवली जीबीपी आईएनआर में मूव काफी स्ट्रांग आती हुई देखी है क्योंकि ये गैप के साथ ओपन होता हुआ देखा है। यूरो आईएनआर में अगेन कंटिन्यूएशन मूव है। यहाँ पे एक बड़ी रैली के बाद एक बढ़िया पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी और हैंडल में देखें तो वॉल्यूम्स ड्राई अप। अगेन यहाँ पे एक इनसाइड बार ऑन एक्सट्रीम लोअर वॉल्यूम्स फॉर्म हुई थी और उसके बाद गैप के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। हालांकि पैटर्न का ब्रेकआउट गैप के साथ नहीं था, लेकिन जिस दिन ब्रेकआउट आया वो गैप के साथ दिन शुरुआत हुई थी, तो ये भी एक गैप की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और अगर प्री गैप या प्री ब्रेकआउट अगर इनसाइड बार है तो ये अपने आप में वेटेज ऐड करती है। इसके बाद बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। अगेन यहाँ पे एक मैंने मार्क नहीं किया है लेकिन एक लूजली बिल्ट कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, बट चूंकि ये लूजली बिल्ट है क्योंकि रैली को मोर देन 50% ये रिट्रेस कर चुका था, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया था। क्योंकि आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि 33% की एक आइडियल रिट्रेसमेंट, 25 से 33% की आइडियल रिट्रेसमेंट होती है। उससे ज्यादा अगर डीपर जाता है तो फिर लूज पैटर्न हो जाता है और लूज पैटर्न की फेलियर रेट काफी हाई होती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्टल्स का। फ्रैक्टल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रैक्टल्स आर समथिंग जो पैटर्न के अंदर पैटर्न फॉर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक जीआईएफ देख रहे हैं कि एक हाथ के अंदर उसी तरीके के उंगली के अंदर हाथ और उसके अंदर हाथ बनते जा रहे हैं, तो कुछ इसी तरीके का फ्रैक्टल्स होता है। या पैटर्न्स जो एक लार्जर स्केल का पैटर्न है उसके अंदर सेम पैटर्न स्मॉलर स्केल पे फॉर्म होते हैं। तो जब भी फ्रैक्टल्स फॉर्म होते हैं, अगर एक आप स्टैंड अलोन कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं
और अगर उसके अंदर फ्रैक्टल्स हैं तो वो अपने आप में वेटेज उसको ऐड करता है। यहाँ पे अभी यूरो INR हमने डिस्कस किया था, इस पैटर्न को हमने डिस्कस किया था, कप एंड हैंडल पैटर्न था, लेकिन अगर बड़े स्केल पे देखें तो ये एक बड़ा कप और एक हैंडल की फॉर्मेशन थी, यानी ये फ्रैक्टल्स पैटर्न थे। तो जब फ्रैक्टल्स में इस तरीके का ब्रेकआउट आता है तो मूव काफी शार्प बनती हुई दिखती है। फेस जो हमने डिस्कस किया था कि ये कप एंड हैंडल और उसके ऊपर ये बेस ऑन बेस कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद ब्रेकआउट आया था। अब ये इतनी स्ट्रांगली मूव करने का कारण ये था कि वीकली चार्ट पर अगर इसको देखें तो एक बड़े राउंडिंग पैटर्न के अंदर जब एक्सट्रीम राइट पे हम आ रहे थे तो वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही थी, और उस वॉलिटिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो कप एंड हैंडल पैटर्न बने थे, यानी एक बड़े बेसिंग पैटर्न के अंदर जिसको हम सॉसर कहते हैं या राउंडिंग बॉटम कहते हैं, उस पैटर्न के एक्सट्रीम राइट पे कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी, यानी पैटर्न के अंदर एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा था। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग कप एंड हैंडल, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड क्यों करना चाहिए ओवर अदर पैटर्न्स। पैटर्न सारे उतने ही वैलिड हैं, उतने ही अच्छे हैं। अगर थॉमस पुलेस्की की किताब आपने पढ़ी होगी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, उसमें इन नंबर ऑफ चार्ट पैटर्न्स दिए हैं, लेकिन सारे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ये तीन पैटर्न्स क्यों आते हैं, कप एंड हैंडल, फ्लैट बेस और डबल बॉटम? क्योंकि इनमें एक जो एडवांटेज होती है वो ये होती है कि आप टाइम और मनी दोनों को लिवरेज करते हो, क्योंकि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग एंट्री इनिशिएट करते हैं, या अगर आप रिवर्सल फ्यूचर्स में प्ले कर रहे हैं तो आप उल्टा रिवर्स का अपना हैंडल ब्रेकडाउन भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन हम अब चूंकि हम इक्विटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो केवल अपसाइड के पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। पैटर्न फॉर्मेशन अपना पूरा टाइम लेता है, लेकिन पैटर्न फॉर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो मूव जो टारगेट है वो बहुत तेजी से अचीव होती है, लेस देन 1/3 ऑफ द टाइम जो पैटर्न फॉर्म हुआ है। यानी पैटर्न फॉर्मेशन में अगर 100 बार्स का पैटर्न है तो लगभग 35 से 40 बार्स के अंदर टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ मैंने डे, वीक या टाइम फ्रेम इसलिए नहीं मेंशन किया है क्योंकि 100 बार वीकली पे 100 हफ्ते होंगे, डेली पे 100 दिन होंगे, 75 मिनट पे 100 बार 75 की होगी, इसलिए मैंने एक कॉमन वो दिया है कि आप बार्स आइडेंटिफाई कर लीजिए कि टोटल फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न कितने बार्स में हुआ है, उसका लगभग 35 से 40% टाइम में टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। यानी आप अपने टाइम को लिवरेज कर रहे हो और साथ में पैसे को भी। दूसरी, जैसा हमने देखा DLF के चार्ट में, आपको फटाफट पता चल जाता है कि आप सही हैं या गलत हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट होता है। कोई भी स्टॉप लॉस है, अगर मान लीजिए 8% का स्टॉप लॉस है और वो मेरा अगले दिन ट्रिगर हो जाता है, मेरी एंट्री करने के अगले दिन वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो मेरा पैसा तुरंत खाली हो जाता है, मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए अपने पैसे को यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस सेम क्वांटम का स्टॉप लॉस है और वो 1-1.5 महीने बाद ट्रिगर होता है, तो 1-1.5 महीने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरी, शायद मैं वहां पे 2-3 और अच्छे पैटर्न आइडेंटिफाई करके उनको प्ले करके अपना लॉस रिकवर कर सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी चली गई। तो अगर फटाफट स्टॉप लॉस ट्रिगर, जैसे कई लोग बोलते हैं कि तुरंत स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इट इज बेटर कि आपका स्टॉप लॉस फटाफट ट्रिगर हो जाए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होना है तो फटाफट ट्रिगर हो जाए, ताकि आपकी कैपिटल खाली हो जाए, आप अगले ट्रेड के लिए अपने पैसे को यूज कर सकें। तीसरी चीज, कप एंड हैंडल पैटर्न में हैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और छोटे लॉस के साथ हम बाहर हो सकते हैं, और जब टारगेट्स अचीव होते हैं तो ऑलमोस्ट 3 से 5 टाइम्स ऑफ द रिस्क अचीव होते हैं। इसको प्ले किस तरीके से करना है? आप कप एंड हैंडल पैटर्न्स को प्ले करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप वीकेंड्स पे अपने चार्ट्स को आइडेंटिफाई करके रखें। अगर आप वीकली और डेली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप वीकेंड्स को यूज करते हुए अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। अगर आप 75 मिनट्स चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आप डे एंड पे एक बार आके 1 घंटे के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट्स के चार्ट प्ले कर रहे हैं तब आपको स्क्रीन टाइम पूरा देना होगा, जो अगेन हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है इंटरडे चार्ट्स को प्ले करने के लिए। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि जो लोएस्ट टाइम फ्रेम आप ट्रेड करें वो 75 मिनट्स का हो। दूसरी चीज, आपने अलर्ट सेट करके रखिए ब्रेकआउट्स के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो वो बहुत तेजी से आता है, इसलिए अलर्ट ट्रिगर होगा और जब तक आप देखेंगे तब तक शायद वो ब्रेकआउट पॉइंट से एक अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो जो भी ब्रेकआउट पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे थोड़ा नीचे अलर्ट लगा के रखें, ताकि अलर्ट ट्रिगर होने के बाद आपके पास थोड़ा सा समय हो उस चार्ट को लगा के खोल के देखने के लिए, कि एक अपने माइंड को मेकअप करने के लिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन होगा या फेल होगा, और सस्टेन होगा तो क्या क्वांटिटी आपको बाई करनी है। इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेकआउट के नीचे अगर अलर्ट्स लगा के रखेंगे तो आपको एक एम्पल टाइम मिलेगा अपनी पोजीशन में एंटर करने के लिए। तीसरी चीज, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितना स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपको
पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है कि अपने ट्रेड्स को प्लान करके रखें। रिस्क मैनेजमेंट, इनिशियल स्टॉप लॉस आपके हैंड लो के नीचे आएगा, पिवटल पॉइंट्स पे अलर्ट सेट करके रखें। पैटर्न कब फेल हुआ है ये आपको वॉल्यूम सिग्नेचर बता देगा। अगर ब्रेकआउट के बाद तुरंत नीचे आ गया तो ये पैटर्न लगभग फेल होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज, जैसे मूव आपके फेवर में आ जाए इमीडिएटली आप जो है स्टॉप लॉसेस को अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे लेके आ जाएं। डूज एंड डोंट्स ये रहेंगे कि वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बहुत ध्यान से देखना है। कॉज, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वाइकॉफ मॉडल में कि कॉज वर्सेस इफेक्ट आइडेंटिफाई करके रखिए। तीसरी चीज है ब्रेकआउट के समय कैंडल एक्सट्रीमली बुलिश होनी चाहिए, रेंज के मिड से ऊपर आके क्लोज करनी चाहिए। रन अवे ब्रेकआउट्स प्ले नहीं करना है। वीकर वॉल्यूम्स पे अगर ब्रेकआउट आता है तो उनको भी अवॉइड करना है, और वॉलेटाइल बेस जो वी शेप के थे उनको भी अवॉइड करना है। तो आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करेंगे। अगले सेशन के लिए हम यहाँ पे, ये पूरे एक तरीके का कॉम्बिनेटल पैटर्न का कोर्स है, इसको हम अगले सेशन में वाइंड अप करेंगे। तो आज के लिए अगर कोई क्वेरीज हैं तो क्वेरीज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अंशुल सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। और मूविंग अहेड टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो हमारे वैल्यूएबल व्यूअर्स की तरफ से बिल्कुल क्वेश्चंस का रेगुलर इनफ्लो रहता है। तो आज हमारे एंड से पहली क्वेरी जो है वो बजाज फाइनेंस के ऊपर है कि यस्टरडे इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट इन कप एंड हैंडल और आवरली चार्ट पैटर्न पे, तो इज इट अ गुड एंट्री टाइम फॉर बजाज फाइनेंस? देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि 75 मिनट्स चार्ट यूज करना चाहिए ओवर अर्ली चार्ट्स। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि लास्ट आधा घंटे की कैंडल जो है वो उसको पूरा 1 घंटा मानना पड़ता है और वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। तो हमेशा कभी भी आप इंट्राडे चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो पूरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को इक्वली डिवाइड करें। अगर हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो या तो 75 मिनट से डिवाइड होता है, 5 कैंडल बनती है, या 125 मिनट से डिवाइड होता है। तो पहले तो अर्ली चार्ट्स को करेक्ट करके या तो 75 मिनट्स पे आ जाइए या 125 मिनट्स पे आ जाइए। और दूसरी चीज, बजाज फाइनेंस हम मॉर्निंग वेबिनार में पिछले 5-6 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से वो नैरो रेंजेस फॉर्म हो रही हैं। और जो हमारी शाम को वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिश होते हैं प्री मार्केट के, उसमें भी स्टॉक टू वॉच में हम बजाज फाइनेंस रेगुलरली मेंशन करते आ रहे हैं कि 5880 के आसपास का ब्रेकआउट है और 6350 के टारगेट्स हैं। कल ब्रेकआउट आया है, मोस्ट लाइकली मार्केट अगले हफ्ते में सही रहना चाहिए और 6300 का हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखना चाहिए। Alright. So what should be the stop loss for it? ये स्टॉप लॉस हमेशा, जो इनिशियल स्टॉप लॉस होता है वो हैंडल की फॉर्मेशन के नीचे होता है, और जब ब्रेकआउट आके थोड़ा सा आप मूव अच्छा ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ले लेते हैं तो स्टॉप लॉस को जो है ब्रेकआउट या ब्रेक इवन पॉइंट पे अपना लेके आ जाना चाहिए, ताकि विनिंग पोजीशन किसी तरीके से लॉस में ना कन्वर्ट हो। और एक काम सबसे अच्छा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने क्वांटिटी खरीदी है, क्योंकि आप 1-2 शेयर तो नहीं खरीदेंगे, ठीक ठाक क्वांटिटी खरीदेंगे, तो एटलीस्ट 50% क्वांटिटी 1:1.5 पे बुक कर ले। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का आ रहा है तो 30 से 35 रुपए का प्रॉफिट आते आते आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी बुक करके अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आए। कि अगर ब्रेक इवन वापस आता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो 50% पे आप ब्रेक इवन जाएंगे और 50% पे आपने 1.5 टाइम्स अपनी रिस्क कवर कर ली है। तो इस तरीके से सबसे पहले रिस्क को मिटिगेट करना होता है। रिस्क मिटिगेट तभी होगी जब आप 50% पोजीशन को स्ट्रेंथ में बेचेंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल स्टॉप लॉस कोई भी लगा लेगा, ट्रिगर होगा, बाहर हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब आती है जब चीज प्रॉफिट में आना स्टार्ट होती है, क्योंकि इनिशियल स्टॉप लॉस लगाया, आपको आपकी रिस्क पता है कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मेरा इतना लॉस हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब मूव आपके फेवर में आने लगती है, तब दिमाग यहाँ से डाइवर्ट होना चालू होता है कि ये मूव कंटिन्यू होगी, इसको और कैरी करना है, और प्रॉफिट हो सकता है कि इधर बुक कर लें, ये वापस नीचे आ सकता है। तो इस तरीके के सवाल जब मन में आना स्टार्ट होते हैं, वहां से गलतियां होना स्टार्ट होती है। इस इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में सोचना, कि अगर मैंने 20 रुपए की रिस्क ली है, मुझे 35 से 40 रुपए मिल रहे हैं या 30 से 40 रुपए मिल रहे हैं, तो 1.5 से 2 टाइम्स रिस्क के अगेंस्ट प्रॉफिट मिल रहा है, आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। अब यहाँ से दो ही चीज होंगी, या तो वापस नीचे आके ब्रेक इवन पे आपका स्टॉप लॉस खाएगा, तो आप खुश रहेंगे कि आधी पोजीशन पे तो मैंने प्रॉफिट कमाया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वहां से और जो 40 रुपए प्रॉफिट है वो 80 रुपए में कन्वर्ट हो सकता है, तो भी आपके पास आधी क्वांटिटी है, आप अपनी प्रॉफिट्स को एनहेंस कर सकते हैं। जो 40 रुपए आधा बुक किया, आधा 80 रुपए पे बुक किया है, एवरेज में 60 रुपए की प्रॉफिट है। तो जो मेंटल प्रेशर होता है ट्रेड को कैरी करने का, ये चीज आपके दिमाग से तुरंत निकल जाएगी अगर आप 50% क्वांटिटी 1.5 से 2 टाइम्स अपनी रिस्क पे
बुक करना स्टार्ट कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अंशुल सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। और मैं अपने सारे व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पेशेंस के साथ इस सेशन को अटेंड किया है और अपनी रिलेटेड क्वेरीज प्रेजेंट की है। और इस सीरीज से संबंधित आपको इसके पिछले अगर एपिसोड्स देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री वराही पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमारे इससे पहले के तीनों एपिसोड्स वहां पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, और उसे आप देख सकते हैं तो आपको रिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ये वीडियो भी वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा कि आप कंटिन्यूशन में आप देखना चाहें तो इसको भी वापस से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अंशुल सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू।